Hi friends, so it's time for us to discuss the Union Budget 2021 and 22. कल हम जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट डिस्कस किया पार्लियामेंट में एंड बिफोर दिस 2 दिन पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस किया गया था. सो फॉर दोज हु वांट टू नो अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे एंड इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या था, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट, आप वो देख सकते हैं. एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग द यूनियन बजट. सो ये यूनियन बजट है. सो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट दिस टाइम इज इंडिपेंडेंस के बाद से ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि दिस वाज अ डिजिटल बजट. ये एक डिजिटल बजट था, पेपर पे प्रिंट नहीं हुआ था. एंड अनदर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज ये 2021 एज इन द जो हमारा नया डेकेड स्टार्ट हो रहा है, इसका ये पहला बजट था. सो ये बजट पूरा डिस्कस करने से पहले एक बिल्डअप किया गया था by the finance minister and it talked about how during the pandemic, जैसे कि हम जानते हैं कि last year it was everything was related to the pandemic and how the government made policies उसके लिए. So ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, so the finance minister made sure कि एक पूरा build-up किया जाए, एक background दिया जाए कि कैसे last year the government made sure कि काफ़ी सारी policies जो हैं वो pandemic से related and उसको counter करने के लिए लाई जाए. So यहाँ पे the finance minister mentioned that the prime minister गरीब कल्याण योजना आई थी. Then you had the 3 Atmanirbhar packages and there were few announcements that were made later. So during the pandemic. So उनके according these were in the form of 5 mini budgets. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक 5 मिनी बजट्स की तरह आया था, बिकॉज यहाँ पे जो allocation था finances का that was huge. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स, यहाँ पे अगर रिफॉर्म्स की बात की जाए, सो व्हाट वर मेंशन्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वो दैट कि रीडेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज, उस टाइम पे एमएसएमईज की रीडेफिनेशन की गई थी. देयर वाज आल्सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ माइनिंग सेक्टर को कमर्शियलाइज किया गया था. देन काफ़ी ज़्यादा हम जानते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए थे. जो हमारे लेबर कोड्स थे वो काफ़ी सारे लेबर लॉज को मिला के लेबर कोड लाया गया था. देन यू हैड द 1 नेशन 1 राशन कार्ड पॉलिसी, लाइक जैसे कि बात में है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वैसे ही 1 नेशन 1 राशन कार्ड. सो इलेक्शन वाला चीज़ तो अभी वी हैव नॉट कम टू एक पूरा कंसेंसस, बट यहाँ पे 1 नेशन 1 राशन कार्ड लेकर आया गया. देन यू ऑल्सो हैड द PLIs which is the production linked incentive schemes. So ये सारे reforms were talked about during the past year. Now coming next, she also quoted Rabindranath Tagore. उनकी 2 लाइन्स यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन की गई थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, which was taken from his poem Fireflies. And she said that faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. So हम एक चीज जान गए कि उनने रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पर कोट किया. Now coming next, she mentioned that 2021 हमारे लिए स्पेशल क्यों है. Like firstly I told you कि ये हमारा डेकेड का फर्स्ट बजट यहाँ पे था. Then if I talk about specifically 2021, this is the 75th year of our independence. This is the 75th year of our independence. इसके अलावा it is also the 60 years of Goa's accession to India. गोवा जब ऐड हुआ था, इसके 60 years हैं इस साल. And इसी के लिए to celebrate this, she allocated 300 crores to Goa. Now it is also 50 years of 1971 war. This was the India-Pakistan war, which was also the Bangladesh Liberation War. So इसके 50 years हैं. Apart from this, it is the year of 8th census of India. India का 8th census after independence, उसका साल है ये. But also we must know that this would be the first digital census. This would be the first digital census. ठीक है. Now this year is also important क्योंकि यहाँ पे India would be leading BRICS. इंडिया की BRICS में प्रेसिडेंसी का ईयर है ये. Now after that, this is also the year for Chandrayaan 3 mission. Chandrayaan 3 भी इस साल लॉन्च किया जाएगा. And apart from this, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हरिद्वार महाकुंभ का साल है. So हमने देख लिया कि 2021 क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इज द 8th सेंसस जो कि डिजिटल सेंसस होगा. इंडिया का ब्रिक्स प्रेसिडेंसी
independency. Then you have 50 years of India-Pakistan war, 75 years of our independence. Now coming next, we talk about the theme. इस साल की बजट की थीम क्या है? What is the theme? The theme definitely, it was quite understood and known that it would be Atmanirbhar Bharat, because throughout the pandemic जितने भी हमारी speeches हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, we focused on आत्मनिर्भर भारत. हम आत्मनिर्भरता से क्या जानते हैं? It is being self-reliant. किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, आत्म पे निर्भर होना, खुद पे निर्भर होना. तो हम जानते हैं कि बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, इंडिया वाज सेल्फ रिलायंट, बट धीरे धीरे हमारी सेल्फ रिलायंस रिड्यूस हो गई. ठीक है, सो यहाँ पे हम वापस से फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट. नेशन फर्स्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि हम ये नेशन फर्स्ट को किन किन चीज़ों से स्ट्रेंथन करेंगे, किन चीज़ों से बढ़ाएंगे, किन चीज़ों से स्ट्रॉन्ग करेंगे. एंड इट इज़ गिवन थ्रू 6 पिलर्स. ये जो 6 पिलर्स हैं ये मैं आगे डिस्कस करूंगी. सो ये थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, विच इज़ द आत्मनिर्भर भारत. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू पार्ट ए, यहाँ पे इट वॉज कोटेड विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत, फॉर आत्मनिर्भरता. आत्मनिर्भरता के लिए हमारा क्या विजन है आत्मनिर्भर भारत का? इट इज कि हमें सेल्फ रिलायंट, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है. एंड हाउ, ये कैसे बनाया जाएगा? इट वुड बी थ्रू कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखा जाए, सो इफ आई टॉक अबाउट संकल्प ऑफ, ये काय का संकल्प रहेगा? ये संकल्प रहेगा नेशन फर्स्ट का. नेशन फर्स्ट, हमारा देश सबसे पहले. डबलिंग फार्मर्स इनकम, हम ये काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं. सो द फोकस अगेन वुड बी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम. ठीक है. देन यू हैव स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर. जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ग्रो करेंगे हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते. अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हेल्दी इंडिया. नाउ इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड कि क्योंकि पिछला पूरा साल जो था वो पैंडेमिक से रिलेटेड था. दी वन थिंग दैट वाज हाईलाइटेड एवरीवेयर वाज हेल्थ हेल्थ हेल्थ. तो इसलिए हमें एक हेल्दी इंडिया पे फोकस करना है. नाउ आफ्टर दैट यू हैव गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, विमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सो विमेन एम्पावरमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो ये सारी चीजें हैं कि हम देख रहे हैं कि बजट में इनको इंपॉर्टेंस दिया गया है. नाउ कमिंग नेक्स्ट, अगर मैंने आपके वो ऊपर 6 पिलर्स की बात करी थी, संकल्प फॉर आत्मनिर्भरता, तो ये 6 पिलर्स क्या है? ये 6 पिलर्स आपके जो हैं ये आपको पता होने चाहिए कि बजट में कौन सी स्पेसिफिक 6 पिलर्स की बात करी गई थी. हेल्थ, जैसा मैंने बोला, इट्स वेल अंडरस्टूड. देन यू हैव फिजिकल प्लस फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Then you also have inclusive development for aspirational India. Aspirational India क्या है? Then उसके बाद human capital, R&D, and one thing जिसकी बात इस गवर्नमेंट ने जब से ये पावर में आई है तब से की है, that is minimum government and maximum governance. So ये 6 pillars जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बट हम इन पिलर्स को यहाँ पे स्पेसिफिकली पिलर वाइज मैं नहीं डिस्कस करूंगी, मैं सेक्टर वाइज डिस्कस कर दूंगी और मे बी मिनिस्ट्री वाइज डिस्कस कर दूंगी, विच वुड मेक इट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड समराइज कि बजट में क्या था. जैसे कि अब मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करती हूँ. सो दिस इज वन सेक्टर which got a huge increase, an increase of 137% approximately. ठीक है, यहाँ पे आपका जो बजट एलोकेशन है इट इंक्रीज टू ₹2,23,846 crores. 137% का इंक्रीज है. एंड यहाँ पे जो फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, इट वुड बी ऑन स्ट्रेंथनिंग 3 एरियाज. ये 3 एरियाज कौन कौन से हैं? इट वुड बी प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग. ये 3 एरियाज आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली मेंशन किए थे कि हम हेल्थ सेक्टर पे कैसे फोकस करेंगे आफ्टर फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, क्यूरेटिव हेल्थ केयर एंड वेलबींग. एक नई स्कीम लॉन्च की गई है विच इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. याद रखिएगा, दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम and not a central sector scheme. ये एक centrally sponsored scheme है which is प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना. This is the स्वस्थ भारत योजना. ये ओवर 6 years के लिए रहेगी एंड इसका आउटले इज 64,000, अप्रोक्सीमेटली 64,000 crores का आउटले है इसका. ठीक है, एंड यहाँ पे देखा जाए सो इट विल डेवलप कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये तीनों
तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम पर फोकस करेगा। ये याद रखिए, ये 5 साल का नहीं, ये 6 साल का है एंड इसका आउटले जो है अप्रोक्सीमेटली 64,000 का है एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अपार्ट फ्रॉम ये तीनों का मैंने आपको बता दिया। ना आफ्टर दैट द हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या फोकस किया गया है? इट वुड क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रेंथन नेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके हेल्थ केयर रिलेटेड। यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। मोर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वुड बी क्रिएटेड, जो कि 1700 रूरल एरिया में, 17,000 रूरल एरिया में एंड 11,000 अर्बन एरिया में रहेंगे। क्या? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इसके बाद setting integrated public health labs in all districts. So ये integrated public health labs कहाँ से आई? हम जानते हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम लग रहा था हेल्थ केयर सेक्टर का। सो द गवर्नमेंट और हेल्थ केयर लैब्स जो थी वो काफी ज्यादा कम थी डिस्ट्रिक्ट्स में एंड स्टेट्स में। सो द गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। इसके बाद वन थिंग दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भी स्टैब्लिश किया जाएगा विद 5 रीजनल ब्रांचेस। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है। नाउ नॉट जस्ट दिस, what also becomes important is expansion of integrated health information portal। एक health information portal है जिसको expand किया जाएगा in all the states and union territories। क्या है ये? integrated है health information portal। so ये health information portal भी आ गया। now talking about न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, ये चीज है कि आपके 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स आ जाएंगे एंड जो 33 ऑलरेडी हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। एट पॉइंट्स ऑफ एंट्री, ये पॉइंट्स ऑफ एंट्री क्या है? सो पॉइंट्स ऑफ एंट्री इज जो आपके 32 एयरपोर्ट्स हैं, 11 सी पोर्ट्स हैं एंड 7 लैंड क्रॉसिंग्स हैं। जो पॉइंट ऑफ एंट्री है इंडिया के, इन पॉइंट ऑफ एंट्री पर पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं या तो बनाई जाएंगी या स्ट्रेंथन की जाएंगी। ठीक है। Now you also have National Institution for One Health, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। सो आप देख रहे हो कि बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ये पूरे इंडिया में हर चीज को इंटीग्रेट कर दे। वन नेशन वन राशन कार्ड, मे बी इन फ्यूचर हमारे वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए। यहाँ पे वन हेल्थ की बात हो रही है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाओ जहाँ पे वन हेल्थ, सो एवरी हर इंसान का जो डेटा है रिलेटेड टू हेल्थ, ये उस इंस्टीट्यूशन के डेटाबेस में है रहे। ठीक है। नाउ यू ऑल्सो हैव रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO का ये भी लाने का एक प्रपोजल है। Now talking about न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में एक चीज बस इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पोषण अभियान था एंड द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम था, इन दोनों को मर्ज करके एक मिशन पोषण 2.0 2.0 लेकर आया गया है। ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान, इन दोनों को मिलाकर यू हैव द मिशन पोषण 2.0 कमिंग अप। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वाटर, हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, हेल्थ की बात कर ली, अगर मैं वाटर की बात करूं सो जल जीवन मिशन अर्बन जो है दैट इज टू बी लॉन्च एंड ये आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ठीक है। ये यहाँ पे एम करेगा यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल अप्रोक्सीमेटली 4,000 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। ठीक है। जल जीवन मिशन अर्बन, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे एंड हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस की बात करेंगे। तो जल जीवन मिशन में हमको 3 चीजें याद रखनी है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। कमिंग नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत। तो हम स्वच्छता की बात करते हैं और अभी हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अब हम स्वच्छ भारत से तो जानते हैं कि फीकल स्लज मैनेजमेंट आ जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आ जाएगा। अभी भी हम सोर्स सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सो सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज की बात कर दी, लास्ट बजट में ये काफी ज्यादा डिस्कस था, रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है। सो ये सिंगल यूज प्लास्टिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वच्छ भारत के लिए। देन यू हैव रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली बढ़ रहा है, तो इसको कम करने
करने के लिए हम 42 अर्बन सेंटर्स पे स्पेसिफिक फोकस करेंगे। ठीक है, दिस वाज योर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। Now coming to the scrapping policy, I've already discussed it in a separate video that it is related to scrapping out of old and unfit vehicles. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ। Now talking about vaccine, कोरोना वायरस की अगर हम बात कर रहे हैं, so we need to focus on vaccine. So the government has specifically allotted 35,000 crore for COVID vaccine for this year only. इस साल 2021 and 22 के लिए 35,000 crores have been allocated to the COVID vaccine. ठीक है, यहाँ पे अनदर थिंग इज इम्पोर्टेंट, कोविड वैक्सीन के अलावा न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन विच इज मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया है, ये प्रेजेंटली इज अवेलेबल जस्ट इन 5 स्टेट्स। इसको द गवर्नमेंट हैज एक्सपैंडेड एंड हैज सेड to make it available across the country, pneumococcal vaccine. ठीक है, now coming next is this. So यहाँ पे अगर मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूँ, so टेक्सटाइल सेक्टर में one thing that becomes very important is mega investment textile parks, mega investment textile parks, and इसके अलावा 7 textile parks हैं that would be set up in 3 years. 7 textile, this point becomes important. ठीक है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स हैं दैट वुड बी सेटअप। नाउ मैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की अगर बात करूं विच वाज लॉन्च्ड इन 2019, इसको एक्सपैंड किया गया है, एंड दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वुड बी एक्सपैंडेड यूजिंग 3 वेज। ये 3 वेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। दीज आर बाय क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, मतलब फाइनेंसिंग के लिए उनको कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, किसको फाइनेंस करने के लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ मोनेटाइजिंग ऑफ एसेट्स इज नीडेड, विच मीन्स कि पैसा कहाँ से लाया जाएगा। सो इट वुड बी बाय डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सम PSUs, कुछ PSUs को डिसइन्वेस्टमेंट के बाद it would be monetized, and after that you have enhancing the share on capital expenditure, अपने capital expenditure को बढ़ाना पड़ेगा in the central and state budget. So center और state दोनों को अपने share of capital expenditure को increase करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि ये जो national infrastructure pipeline है ये sector wise किन किन sector पे focus करेगी, so सबसे ज्यादा focus जो national infrastructure pipeline का होगा that would be ऑन द एनर्जी सेक्टर। सबसे ज्यादा जो देखा जाएगा वो एनर्जी सेक्टर में रहेगा सॉरी, एंड देन उसके बाद रोड प्रोजेक्ट्स में आएगा। सो दीज 2 सेक्टर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि NIP का सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन द एनर्जी सेक्टर विच वुड बी 24% एंड नेक्स्ट ऑन द रोड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट, अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर मैं कुछ पॉइंट्स को समराइज करूं, सो हेल्थ केयर का आपका 2 लाख करोड़ का है, कोविड वैक्सीन हैज द एलोकेशन ऑफ 35,000 करोड़, देन यू हैव द रेलवेज विच हैज एन अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख करोड़ का आपका एलोकेशन है। ठीक है, ये पॉइंट जो है दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट that the government has imposed 2.5 rupees per liter का agricultural infrastructure cess on petrol and rupees 4 on diesel। ठीक है, agricultural infrastructure cess on petrol and diesel। मैं ये इनकम टैक्स वाली चीज को आगे बताऊंगी, मैंने आपको 7 टेक्सटाइल पार्क्स के बारे में बता दिया है, रेलवेज के बारे में मैं आगे बताऊंगी। देन यू हैव 95,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर रोड्स इन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस आने वाले हैं अभी, दैट इज द रीजन दैट द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन वेस्ट बंगाल एंड केरला। सो यहाँ पे इतना मनी हैज बीन एलोकेटेड फॉर रोड्स इन वेस्ट बंगाल। ना अपार्ट फ्रॉम दिस 11,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस साल के लिए एम किया गया है अंडर भारतमाला परियोजना। आप भारतमाला परियोजना जानते हैं, उसमें नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,000 किलोमीटर सिर्फ इस साल का टारगेट है। पावर सेक्टर में आगे कवर करूंगी। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, सो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो रखा गया है। सो द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर दिस ईयर वुड बी हैविंग अ न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ स्पेसिफिक एलोकेशन फॉर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये आगे कवर हो जाएगा। ठीक है,
Now coming to the new education policy, ये मैं एजुकेशन सेक्टर आगे आपको बताऊंगी तब कवर कर दूंगी. Now असम और वेस्ट बंगाल के लिए देयर इज अ स्पेशल स्कीम दैट इज कमिंग अप. ये बहुत अच्छी बात है कि असम और वेस्ट बंगाल में एक स्पेशल स्कीम है विच वुड बी फोकसिंग मेनली ऑन विमेन एंड चिल्ड्रन. दिस वुड बी द स्पेशल स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है. Now this point is very important. This is talking about the fiscal deficit. So fiscal deficit which was thought, फिजिकल डेफिसिट अगर देखा जाए यहाँ पे, सो 2021 का 9.5% ऑफ द जीडीपी था, विच दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.8%. तो हम ये चीज जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करी जाए, सो आई गेस अराउंड 2015 द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू कीप इट अप्रोक्सीमेटली 3%. 3% से थोड़ा आगे पीछे रखना था, बट बिकॉज ऑफ COVID-19 वी सी कि ये जो टारगेट है ये ब्रीच किया गया है एंड इट हैज बीन शिफ्टेड टू 2025-26. तो तब तक हम थोड़ा बहुत इसके आगे पीछे रहेंगे. सो द फिजिकल डेफिसिट के ये जो दो नंबर्स हैं, दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. 9.5% ऑफ जीडीपी, ये आपको रट लेना है. 9.5% ऑफ जीडीपी एंड 6.8% ऑफ जीडीपी, दिस इज द फिजिकल डेफिसिट. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Now talking next, we have the power push. Power sector की अगर बात करी जाए, so two things become very important. यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस क्या है? गवर्नमेंट wants to provide consumers with alternatives. वो चाहते हैं कि सिर्फ एक पावर सेक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर कंज्यूमर्स डिपेंडेंट ना रहें. सो इट इज डिसाइडिंग कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे वो कंज्यूमर को ऑल्टरनेटिव्स दे सकें टू चूज कि अगर मुझे इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से पावर लेना है कि किसी दूसरे से लेना है. सो दिस इन द पावर सेक्टर, दिस इन द पावर सेक्टर बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. पावर सेक्टर में कंज्यूमर्स को ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना. ना अपार्ट फ्रॉम दिस, इस साल की एक नया फोकस जो गवर्नमेंट का है, दैट इज टू लॉन्च द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन. नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन विच विल हेल्प, ये जो एनर्जी मिशन है, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, दैट विल हेल्प टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज. तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को जनरेट करने में ही हम कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज कर देते हैं. सो हियर द गवर्नमेंट वुड फोकस ऑन इन जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज. ठीक है. तो ये जैसा मैंने ऊपर एक बार आपको दिखाया कि 1000 करोड़ का इन्फ्यूजन वुड बी इन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड. नाउ टॉकिंग अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, सो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पिछले साल का ही कंप्लीट नहीं हुआ है. सो द गवर्नमेंट वुड बी फोकसिंग on strategic disinvestment of companies like BPCL, AI, Air India, Pawan Hans, IDBI. इन सब का disinvestment पे the government would be focusing. and अगर हम देखें, सो LIC इज वन मेजर एरिया जिसका डिसइन्वेस्टमेंट हैड टू वो पिछले ही बजट में आ गया. सो दिस ईयर LIC का भी हम थोड़ा सा रोल यहाँ पे देखेंगे. नाउ कमिंग टू द स्टेट्स, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि स्टेट्स विद अपकमिंग पोल्स, वेस्ट बंगाल, केरला एंड असम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पेशल फोकस हैज बीन मेड ऑन दीज 3 स्टेट्स क्योंकि यहाँ पे पोल्स आने वाले हैं. सो असम, केरला एंड वेस्ट बंगाल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड एंड हाईवे डेवलपमेंट के लिए. अपार्ट फ्रॉम इट केरला में देयर इज अनदर थिंग विच इज कोची मेट्रो का फेज 2 के लिए एलोकेशन हैज बीन मेड. सो दीज 3 स्टेट्स हैव बीन गिवन स्पेशल फोकस. कौन कौन से जहां पे पोल्स आने वाले हैं? असम, केरला एंड वेस्ट बंगाल. ये 3 स्टेट्स बिकम इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द IT रिटर्न, इस साल ज्यादा फोकस इस एरिया में नहीं था, एज इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड टैक्स स्लैब्स में ज्यादा फोकस नहीं था बिकॉज टैक्स स्लैब्स तो पिछले साल ही चेंज किए गए थे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द IT रिटर्न्स, यहाँ पे जो 2 कंडीशंस हैं, a person who is 75 years से ज़्यादा old and who has only pension and interest income, जिसकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है IT रिटर्न फाइल करने से. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा मैंने आपको बताया, देयर हैज बीन नो चेंज इन द इनकम टैक्स स्लैब क्योंकि ये पिछले साल ही काफी चेंजेस लेकर आए थे. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखा जाए, सो टैक्स हॉलीडे एंड एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स, ये जो है ये स्टार्टअप्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया है बाय 1 ईयर. ठीक है. ये 3 चीजें जो है, यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में. नाउ लुक एट द डिफेंस सेक्टर, ये काफी दुखी है.
डिफेंस सेक्टर इज वेरी सैड, क्योंकि यहाँ पे पूरा फोकस इस साल जो है वो हेल्थ सेक्टर पे चला गया है. सो द डिफेंस सेक्टर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं बताया गया है यहाँ पे. सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द डिफेंस सेक्टर. नाउ कमिंग टू द एजुकेशन सेक्टर. ये सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी रिसेंटली हैड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिंग अप. सो अंडरस्टूड है कि काफी ज्यादा फोकस हमें एजुकेशन सेक्टर पर देना पड़ेगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेक्टर, यहाँ पे एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ये एक मिशन जो है ये आ गया है. ये क्यों आया है? जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ट्रांसलेशन मिशन. ये जो मिशन है दैट वुड बी डीलिंग विद translating the policy. So it would focus on translating the policies, and ये policies would be like जो policy का इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, उसको ये रीजनल लैंग्वेजेस में चेंज करेगा. सो जैसा कि हम जानते हैं कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज फोकसिंग ऑन अ लॉट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड बाकी अदर लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करने के लिए. सो दिस मिशन वुड बी फोकसिंग ऑन ट्रांसलेटिंग द पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि पॉलिसीज से रिलेटेड है दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उसको रीजनल लैंग्वेजेस में चेंज करने के लिए दिस मिशन वुड बी वर्किंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इट वुड ऑल्सो फोकस ऑन सेटिंग अप रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी के लिए. ठीक है, रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करेगा. नाउ 100 न्यू सैनिक स्कूल्स, यहाँ पे सैनिक स्कूल्स भी आ गए हैं फोकस में. द गवर्नमेंट वुड बी फोकसिंग ऑन सेटिंग अप 100 न्यू सैनिक स्कूल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम जाने तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन वुड बी इन ओवर 15,000 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन policy. Okay, apart from this, we have this very important information that is एक central university would be soon coming up in Leh. ले में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी वुड बी कमिंग अप. ना अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम रेसिडेंशियल स्कूल्स जो कि एकलव्य के मॉडल पे बनी होती हैं इन ट्राइबल एरियाज, सो ट्राइबल एरियाज में हमारे पास एकलव्य मॉडल पर बेस्ड रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है अराउंड 750 वुड बी, like the government would be setting up these schools in this year. Now this is one new information which is NDEAR, National Digital Educational Architecture. ठीक है, नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर. दिस वुड बी सेट अप विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट. यहाँ पे देखा जाएगा कि हम एक डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट लेकर आ रहे हैं. यहाँ पे हम लर्निंग को डिजिटली प्रमोट करेंगे, टीचिंग को डिजिटली प्रमोट करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि हम अदर एरियाज पर भी ध्यान दें, जैसे कि एजुकेशनल प्लानिंग. ठीक है, एक एजुकेशनल प्लानिंग हो गई, एक गवर्नेंस हो गया. सो यहाँ पे सारी चीजों को एक जगह पर लाया जा रहा है एंड दिस इज डन बाय NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर. नाउ टॉकिंग अबाउट रेलवेज में हमारे पास ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. वी मस्ट लाइक ओनली फोकस की एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम. इंडिजिनसली डेवलप्ड, इंडिया में ही, मेड इन इंडिया वाला चीज, दैट वुड बी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन. ट्रेन्स का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम वुड बी ब्रॉट अप इन दोज एरियाज जहाँ पे हाई डेंसिटी नेटवर्क है या जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेन्स क्रॉस करती हैं, वहां पर लेकर आया जाएगा टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड मिसहैप्स दैट अकर. ठीक है, this is in the sector of railways. Now talking about the banking and finance sector, तो इसको मैं बहुत जल्दी कवर करूंगी कि यहाँ पे देखा जाएगा कि there is an amendment being brought in the Insurance Act of 1938. 1938 के इंश्योरेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट लेकर आया गया है and that is related to the foreign direct investment. यहाँ पे FDI would be increased in the insurance companies, increase in FDI इन इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम 49% to 74%. इसको इंक्रीज किया गया है एंड दिस विल अलाउ फॉरेन ओनरशिप. ऑब्वियसली बात है, अगर 50% से ज्यादा हो रहा है सो दैट विल अलाउ फॉरेन ओनरशिप इन द इंश्योरेंस कंपनीज. इसके अलावा देखा जाए अगर तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आपने अगर मेरा बैड बैंक वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लाइक व्हाट इज अ बैड बैंक, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सेटअप करने की बात कर रहे हैं, जिससे जो कंपनी डूब रही हैं, जिनके एसेट्स को बेचने खरीदने की जरूरत है और उनकी बैलेंस शीट को सही करने की जरूरत है, दैट वुड बी डन बाय दिस कंपनी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं डेट इंश्योरेंस कवर की, सो अगर एक बैंक है दैट बैंक इज ग्रेजुअली वो खत्म हो रहा है या बैंक लाइक उसको अगर बेचना है, उसके अगर हमें एसेट्स को
वो बैंक अगर खराब हो रहा है जिसे कहते हैं, ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर वो बैंक जो है वो डूब रहा है तो एक डेट इंश्योरेंस कवर होता है. सो इफ आई हैव 5 लाख रुपीज इन एन अकाउंट, मे बी 10 लाख रुपीज इन एन अकाउंट, और अगर वो बैंक डूब जाता है सो अभी तक मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए वापस मिलते हैं. दैट वॉज द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर. नाउ दिस डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर हैज बीन इंक्रीज्ड टू 5 lakhs. सो अगर पहले पहले के अकॉर्डिंग अगर मेरे बैंक में 7 लाख रुपए थे, सो आई हैड 7 लाख रुपीज इन माई अकाउंट. नाउ वो बैंक डूब गया. अगर वो बैंक डूब जाता है सो पहले माई डेट इंश्योरेंस कवर वॉज जस्ट 1 लाख रुपीज, मतलब मुझे 7 लाख पे सिर्फ 1 लाख रुपीज रिटर्न मिलते. बट नाउ दैट हैज इंक्रीज टू 5 lakhs. सो अगर मेरे 7 लाख रुपए उस अकाउंट उस बैंक में जमा थे, सो माई डेट इंश्योरेंस कवर हैज इंक्रीज टू 5 lakhs, तो मुझे 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे अब. ओके, नाउ कमिंग टू द सरफेसी एक्ट, मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी. अगर एक डेट रिकवरी, एक बैंक डूब जाता है, नो सॉरी, आई एम सो सॉरी. सो सरफेसी एक्ट की अगर हम बात करें, सो एक लोन है, मैंने एक लोन लिया है, एक कंपनी ने एक लोन लिया है, एंड आई एम नॉट रिटर्निंग, द कंपनी इज नॉट रिटर्निंग दैट मनी बैक. सो अगर उसके अगेंस्ट डेट रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है अंडर द सरफेसी एक्ट, तो वो पहले दैट अमाउंट हैड टू बी 50 lakhs. ठीक है, तो अगर 40 लाख या 40 lakhs या 30 lakhs का मैंने कोई घोटाला किया है, सो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर सरफेसी एक्ट ऑफ 2002. दैट हैज बीन नाउ रिड्यूस्ड टू 20 lakh. तो अगर 20 लाख का भी मैंने कोई घोटाला किया है एंड आई एम नॉट repaying that 20 lakh rupees back to the bank, then I would be charged, or there would be proceedings against me for debt recovery under the SARFAESI Act. बट इसकी एक कंडीशन है, यहाँ पे एक एस्टरिस्क देख लीजिए, दैट दिस इज फॉर NBFCs विद मिनिमम एसेट ऑफ 100 crores. सो अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशन की 50 लाख से 20 लाख उसको रिड्यूस कर दिया, देयर इज अनदर कंडीशन दैट दिस इज एलिजिबल, लाइक दिस इज फॉर NBFCs विद मिनिमम एसेट साइज ऑफ 100 crores. Now talking about companies की बात अगर करी जाए, so the budget is redefining small companies. Redefining as in small companies की definition को change किया जा रहा है under the Companies Act of 2013, जिसमें पेड अप कैपिटल अगर 2 करोड़ तक की है एंड टर्नओवर अगर 20 करोड़ तक का है, सो दीज कंपनीज वुड नाउ कम अंडर स्मॉल कंपनीज. ठीक है, इसके अलावा देयर इज दिस न्यू कंसेप्ट बीइंग टॉक्ड अबाउट व्हिच इज द 1 person कंपनी. सो अ पर्सन कैन आल्सो स्टार्ट अ कंपनी लाइक 1 person कंपनी विद द नेम सेज कि एक सिंगल पर्सन से भी एक कंपनी स्टार्ट हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द बजट इज आल्सो अलाउइंग NRIs, non-resident Indians, to incorporate OPCs in India. 1 person companies can also be set up by NRIs in India. नाउ अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, सो दिस सेक्टर पे शायद सिर्फ फोकस इसलिए किया गया था बिकॉज ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट्स गोइंग अक्रॉस द कंट्री, अदरवाइज इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है. द फिनेंस मिनिस्टर फोकस्ड ऑन हाउ द MSPs हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, कैसे MSP को इंक्रीज किया गया है दिस गवर्नमेंट के अंडर ओवर द ईयर्स. एंड द नेक्स्ट थिंग द थिंग दैट वाज टॉक्ड अबाउट वाज द ऑपरेशन ग्रीन स्कीम. सो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो 2-3 साल पहले शायद आई थी, विच फोकस्ड मेनली ऑन TOP क्रॉप्स. ये TOP क्रॉप्स क्या है? टोमेटोज, अनियंस एंड पोटैटोज. इन क्रॉप्स पर फोकस की गई थी. दिस स्कीम हैज बीन नाउ एक्सटेंडेड टू 22 क्रॉप्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो एलोकेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट हैज बीन इंक्रीज फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ये एलोकेशन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए बढ़ाया गया है, माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए बढ़ाया गया है. और एक और चीज बोली गई है कि ENAM जो आपका नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, इसमें 1000 और मंडीज को ऐड किया जाएगा. तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, माइक्रो इरिगेशन फंड और ENAM में 1000 more mandis. This is also another thing that is important. Now coming to the last thing is science. साइंस में भी थोड़ा सा फोकस दिया गया है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट अ न्यू मिशन विच इज द डीप ओशन मिशन. एक डीप ओशन मिशन लॉन्च किया जाएगा. ये मिशन किस पे फोकस करता है? इट विल फोकस ऑन डीप ओशन एक्सप्लोरेशन. डीप ओशन के एक्सप्लोरेशन पे फोकस करेगा एंड ओशन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पर फोकस करेगा. सो दिस इज वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. साइंस में एक और चीज क्या? अच्छा, फर्स्टली क्या? डीप ओशन मिशन. ये एक मिशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड.
NSIL. NSIL will execute PSLV C51. C51 is important. C51 का जो launch है, that would be executed by NSIL. And the last thing is that first unmanned launch of Gaganyaan. So Gaganyaan का human वाला मिशन जो है, जो ह्यूमंस जाने वाले हैं, ये इस साल नहीं है, दैट इज इन 2022. बट जो अनमैन्ड लॉन्च है, दैट वुड बी टेकिंग प्लेस दिस ईयर, गगनयान का. सो दिस वाज ऑल दैट वाज रिगार्डिंग द बजट 2021 and 22. If you have any doubts regarding it, please feel free to comment, and I hope you like the video. Thank you so much.